कि ये जो अंग्रेजों वाला लैंड एक्ट था, ये कॉलोनियल लैंड एक्ट है जिसका एक स्वतंत्र देश में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है। इस पे तमाम देश में चारों तरफ संघर्ष हुए, आदिवासियों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष, बड़े बड़े संघर्ष हुए इस सवाल पे, और इन सब संघर्षों के नतीजे से अंत में मुद्दा लोकसभा पार्लियामेंट में आया और 2-3 साल संसद में बहस के बाद तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए सन 2013 में आखिर में ये एक्ट पास हुआ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, इस एक्ट की ये जब बिल था, ये एक्ट जब बिल के रूप में पेश हुआ तो इस पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट बहुत एक मील का पत्थर मानी जाती है। उस संसदीय समिति की अध्यक्ष कौन थी, आज याद रखना जरूरी है। उसकी अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी, जो आज हमारी लोकसभा की स्पीकर हैं। इन सब की सिफारिश से ये बिल पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ, और पहली बार देश के आंदोलनों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने राहत की सांस ली और कहा कि कम से कम 2-3 चीजें ऐसी हुई थी जो कि पुराने एक्ट से अलग थी, कि जबरदस्ती आप जमीन छीन नहीं सकते, आपको उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। ये पहली बार देश ने स्वीकार किया। दूसरा, जमीन लेने से पहले सोशल ऑडिट होगा, यानी कि ये देखा जाएगा कि ये करने का किन किन लोगों पे असर पड़ता है। जिनकी जमीन जा रही है वो तो जा रही है, उसके अलावा वहाँ समाज में कितने भूमिहीन लोग हैं, कितने लोगों का रोजगार उस पर निर्भर था, उन सब का ऑडिट होगा, उन सबको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन होगा। तीसरा, कि इसका देश की खाद्य सुरक्षा पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके बारे में ऑडिट किया जाएगा। तो यानी कि जो जहां बहुत ज़्यादा मल्टी क्रॉप फार्मिंग हो रही है उसको, ताकि इन चीज़ों से बाहर रखा जा सके। ये 2-3 बड़े बड़े प्रोविजंस आए और लगा कि ये देश औपनिवेशिक राज से मुक्त होने की दिशा में बढ़ा है। कल जो सरकार ने संशोधन किया है, हालांकि ऑर्डिनेंस की कॉपी अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल जो अरुण जेटली जी ने, वित्त मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, उसमें जो कुछ आया है और जो मीडिया की रिपोर्ट है उसके आधार पे अभी हम कह रहे हैं। मोटी बात स्पष्ट है, कल के एक संशोधन से इस सरकार ने वापस हमें सन 1894 के एक्ट में लाके खड़ा कर दिया है। पुनः हम बिल्कुल ठीक उसी औपनिवेशिक कानून में चले गए। संशोधन क्या है? सरकार ने कहा है कि हाँ, 2013 का एक्ट ठीक रहेगा, लेकिन 5 चीजों को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वो 5 चीज क्या है? डिफेंस, सरकार जब कुछ भी करती है तो पहले वो नाम लगा देती है ताकि आप बाकी के आइटम ना देखें। पहला आइटम डिफेंस। दूसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं आ सकता, आप सोचिए। तीसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चौथा है हाउसिंग फॉर पुअर एंड एफोर्डेबल हाउसिंग। सिर्फ हाउसिंग फॉर पुअर नहीं है, एफोर्डेबल हाउसिंग। कौन सी चीज एफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होती, सोचिए आप इस पे। और पांचवा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दोज बिल्ट इन पीपीपी प्रोवाइडेड द लैंड कंट्रोल इज विद द गवर्नमेंट। ये 5 ऐसे आइटम दिए और कहा है कि केवल इन 5 चीजों में एग्जेम्पशन होगा। मतलब उसका ये है कि अब सरकार जिस भी चीजों को करना चाहे उन सब को इन 5 में से किसी एक का बहाना लेके, और आखिरी तो ऐसा है उसके तहत तो दुनिया की हर चीज डाली जा सकती है, उसका बहाना लेके एग्जेम्प्ट किया जाएगा। एग्जेम्पशन किस चीज से है? कंसेंट से एग्जेम्पशन है, सोशल ऑडिट से एग्जेम्पशन है, फूड सिक्योरिटी ऑडिट से एग्जेम्पशन है। यानी कि जो 3 चीजें आई थी उन तीनों चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। और बेसिकली 2013 का जो कानून इतने लंबे संघर्ष, रिपोर्ट और उस सब के बाद किया गया था, वो कानून कल एक अमेंडमेंट से उस कानून को खारिज कर दिया गया। एक चीज बची है उस कानून की, सरकार कहेगी कि मुआवजा अभी भी हमने बचा के रखा है। जो कानून हायर लेवल पे मुआवजा देता था, उसमें भी हकीकत ये है कि वो कानून हायर मुआवजा देता नहीं था, हायर मुआवजा देने की संभावना को खोलता था, और वो करना राज्यों ने था। और अब जैसे जैसे राज्य नियम बना रहे हैं
वो दरअसल हायर मुआवजे के नियम नहीं बना रहे, लोअर मुआवजे के नियम बना रहे। हरियाणा में ऐसा नियम ऑलरेडी बन चुका है। यानी कि कुल मिला के इस देश का किसान, इस देश का आदिवासी वापस सन 1894 के औपनिवेशिक कानून की गिरफ्त में आ गया है और सरकार ने अपने मनपसंद के उद्योगपतियों, व्यापारियों, बिजनेस, उन सब को जमीन बांटने का इंतजाम अब कर लिया है। उनको इनमें से किसी न किसी चीज के तहत दिया जाएगा, बताया जाएगा देश को बड़ी जरूरत है, कहा जाएगा एग्जेम्पशन तो अब है ही, इसको तुरंत फुरत किया जाए। हमने जैसा पहले देखा था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में उद्योगपतियों को किस किस तरह से जमीनें अलॉट की गई थी, कुछ वैसा ही अब राष्ट्रीय स्तर पे करने की तैयारी हो रही है। ये बहुत खतरनाक चीज है। देश के जन आंदोलन कल शाम को ही इसका विरोध जता चुके हैं। आम आदमी पार्टी इस अमेंडमेंट को पूरी तरह खारिज करती है और राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी अपनी आवाज उठाएगी इस एक्ट के, इस अमेंडमेंट के खिलाफ। एक ये चीज, इसके अलावा दो और मुद्दे उठाना चाहता था। देखिए, ये दिल्ली के संदर्भ में अगर हम इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को देखें जो अमेंडमेंट किया है, तो दिल्ली के किसानों के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स हैं उनके साथ फिर से ये एक बहुत बड़ा धोखा किया है सरकार ने। क्योंकि जब ये क्लॉज डली कानून में कि किसानों की राय लेके, किसानों से डिस्कस करके, किसानों की अनुमति लेके वो ज़मीन अधिग्रहण करी जाएगी, तो उसके बाद किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ी। किसान अपने लिए उचित मुआवजा और कई मामलों में प्लॉट तक लेने लगे। हम दिल्ली के अलग अलग गाँवों में देखते हैं किसानों से अरसे से ज़मीन ली गई है, उनको अब तक ना तो मुआवजा मिला है और प्लॉट वगैरह देने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन नए प्रोविजंस के हिसाब से किसान अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके रोजगार या तमाम तरह की सुविधाएं या प्लॉट या और मुआवजे की मांग करते थे। वो सारी पावर अचानक इस सरकार ने छीन ली है। वापस कोई भी सरकार का चहेता उद्योगपति दिल्ली के किसी भी ज़मीन पर उंगली रख के कहेगा किसान की ज़मीन पे कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, सरकार बिना किसी किसान से पूछे, पुलिस भेज के, प्रशासन भेज के उस ज़मीन को एक्वायर करा लेगी, किसान से पूछेगी तक नहीं। किसान को मुआवजा क्या मिलेगा, किसान को प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसान को और कोई बार्गेनिंग फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी अब बात सवाल ही खत्म हो गया। तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है इस सरकार ने, और मैं तो कहता हूँ ये एक तरह से पूरे देश के और दिल्ली के किसानों के पीठ में छुरा भोंकने जैसा है इस सरकार ने जो किसानों के साथ इस अमेंडमेंट के साथ किया है। पूरे देश भर में किसान आदिवासी की जो बार्गेनिंग पावर हो सकती थी, देखिए सोशल ऑडिट वगैरह का एक तो उद्देश्य ये है कि इसके जरिए लोग आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन इसका दूसरा जो मनीष भाई ने बताया कि इसके जरिए जो अफेक्टेड पार्टीज थे उनको एक बार्गेनिंग पावर मिलती थी कि अच्छा हम कंसेंट देंगे बशर्ते कि इस उद्योग में, इस चीज़ में हमें ये हिस्सा मिले। वो सब खत्म हो गया एक ही स्ट्रोक से। दो और मुद्दे उठाना चाहते थे। ये जो आईआईटी वाला मुद्दा है, आईआईटी के डायरेक्टर वाला मुद्दा है, आप सब जानते हैं मुद्दा क्या है। अखबार में खबर छपी कि आईआईटी के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है। खबर ये छपी कि उनके ऊपर सरकार का दबाव था। सरकार ने तुरंत उसके काउंटर में खबरें इशू करनी शुरू की, सूत्रों के हवाले से आपको बताया गया, और बाद में देश की रूलिंग पार्टी ने प्रेस रिलीज दी। ये अद्भुत घटनाएं कि एक रूलिंग पार्टी इन चीज़ों के ऊपर प्रेस अपनी वो करके बता रही है, अपना पोजीशन ले रही है। उन्होंने कहा कि आईआईटी डायरेक्टर एक गैरकानूनी तरीके से मॉरिशस में ऑफशोर कैंपस खोल रहे थे आईआईटी का। कल जितने दस्तावेज आए हैं उससे हकीकत बिल्कुल साफ हो गई है। ये बात साफ हो गई है, नंबर एक, कि आईआईटी कोई ऑफशोर कैंपस नहीं खोल रही थी। आईआईटी सिर्फ एक टेक्निकल असिस्टेंस दे रही थी वहाँ की एक स्वतंत्र संस्था को स्थापित होने का। नंबर दो, ये सारी की सारी बात, ये सारा का सारा प्रस्ताव आईआईटी की गवर्निंग काउंसिल के थ्रू हुआ था, डायरेक्टर अपने आप कुछ नहीं कर रहे थे। और नंबर तीन, मिनिस्ट्री को बाकायदा ना सिर्फ सूचना दे दी गई थी, बल्कि इससे पिछले जो मिनिस्टर थे वो तो बाकायदा वहाँ उपस्थित थे उस एमओयू के साइन करने के दौरान। तो मिनिस्ट्री ने जो कुछ झूठ फैलाया उसकी तो पोल खुल गई। अब सवाल असली दोबारा बचता है कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 4 दिन पहले भी 3 दिन पहले इस सवाल पे प्रेस रिलीज की थी और हमने उस वक्त भी बताया था। हमने कुछ सीधे सवाल पूछे, क्या ये सच है कि नहीं है कि मंत्री ने
MHRD डिपार्टमेंट की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने IIT के डायरेक्टर को बुला के उनसे सीधे सीधे सुब्रमण्यम स्वामी जी के केस के बारे में चर्चा की, उन पे दबाव बनाया, उन्हें अपमानित किया और उसके तुरंत बाद ये इस्तीफा आया। क्या ये सच है कि नहीं है कि इस सवाल को IIT गवर्निंग काउंसिल में ले जाने की बजाय मिनिस्ट्री ने सीधा इसके अंदर दखलंदाजी की? क्या ये सच है या नहीं है कि IIT डायरेक्टर के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जी के केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, लीगल ऑप्शन को एक्सप्लोर न करें? अब तक किसी ने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। यहाँ गौरतलब है कि IIT एल्यूमिनाई एसोसिएशन, जो कि IIT के स्वतंत्र चरित्र और IIT की एक गरिमा बनाए रखने के लिए एक अच्छे ग्रुप की तरह काम करती रही है, उसने भी खुल के पोजीशन ली है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से दखलंदाजी है। हम फिर इतना दोहराना चाहते हैं, और IIT की फैकल्टी ने भी ये बात कही है, हम इतना ही दोहराना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम चाहते हैं कि ये संस्थाएं स्वायत्त रहें और सरकार पिछली सरकार की तरह ही, एक मायने में पिछली सरकार से भी 2 कदम आगे बढ़ के ये सरकार इन संस्थाओं की स्वायत्तता पे हमला कर रही है। एक और अंतिम मुद्दा, आज अखबारों में खबर आई है कि गुड़गांव के डिविजनल कमिश्नर श्री प्रदीप कासनी का ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसा अब रवायती बन गई है, साथ में सूत्रों की तरफ से कुछ आरोप भी लगा दिए गए। सरकार काम करती है, सरकार एक पंक्ति का ऑर्डर देती है। गुड़गांव के डिविजनल कमिश्नर श्री प्रदीप कासनी जो आए थे, उनके बारे में सरकार ने तुरंत आरोप लगा दिया है कि हाल ही में बावल में जो लैंड एक्विजिशन होना था, उस मामले को ठीक ढंग से हैंडल न करने के कारण उनका ट्रांसफर किया गया है इत्यादि। ऑफिशियल नहीं है, सूत्रों के हवाले कह दिया गया है, लेकिन इसकी हकीकत भी आज सुबह तक सबके सामने आ गई। हकीकत इस मामले की पहली तो ये है, जो भी कोई हरियाणा जानता है, हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में किसी को भी जानता है, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भी अपने मित्रों को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, प्रदीप कासनी की रेपुटेशन है हरियाणा के सबसे ईमानदार IAS अफसरों में से एक होने की। जैसे अशोक खेमका जी की रेपुटेशन है, वैसी प्रदीप कासनी की है। और इसका सर्टिफिकेट ये है कि पिछले 17 साल में उनका 61 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट है कि वो आदमी ईमानदार है। उनको जब गुड़गांव में लाया गया तो सरकार ने चारों तरफ ये बात फैलाई, हरियाणा सरकार ने, कि देखो हम कांग्रेस जैसे नहीं हैं, हम कितने ईमानदार अफसरों को ला रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन पे। गुड़गांव के डिविजनल कमिश्नर की सरकार में क्या भूमिका होती है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार ने कहा, हम देखिए हम इतने ईमानदार अफसरों को ला रहे हैं। 38 दिन के अंदर उस अफसर का ट्रांसफर हुआ। क्यों हुआ, ये जानने के लिए कल के अखबार में आई हुई रिपोर्ट, परसों के अखबार में 27 तारीख को इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आपको पूरा सच बताती है कि क्या हुआ ये था कि प्रदीप कासनी जी ने आते ही 30 दिन के अंदर अंदर गुड़गांव में जो जमीन के अवैध हस्तांतरण की एक्टिविटीज हो रही थी, उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भेजी। चीफ सेक्रेटरी श्री PK गुप्ता के पास एक रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट हरसरू गांव की है। गुड़गांव में गढ़ी हरसरू जो बोलते हैं, उस इलाके में हरसरू गांव है, वहां की रिपोर्ट है। और वो कहती है कि जमीनों का जो म्यूटेशन किया गया, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके गुड़गांव के कुछ प्रमुख अफसरों ने सारे कानून को ताक पे रखते हुए म्यूटेशन किया गया और पब्लिक लैंड को प्राइवेट हाथों में देने की कार्रवाई की गई। इसके बारे में उन्होंने किया और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गुड़गांव के एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर की ताकतें वापस ले ली कि आप आगे से म्यूटेशन कर नहीं सकते क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। एक रेवेन्यू अफसर के खिलाफ उन्होंने FIR करवा दी और इस लैंड माफिया को रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार की। ये करते ही 2 दिन पहले की खबर ये है और आज खबर आती है कि उनका इस्तीफा हो गया है। ये पहली बार नहीं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हो रहा। हमने देखा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या हुआ, हम यहाँ देख रहे हैं ईमानदार अफसरों का अच्छे दिनों में क्या हाल हो रहा है।
ये आप सब देख रहे हैं, ये इसकी एक और मिसाल है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो प्रदीप कासनी की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। सरकार तो नहीं कहेगी उसके बाद हुआ, बस हम केवल रिपोर्ट देखना चाहते हैं। वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसके 4 दिन बाद उनका ट्रांसफर करने पे सरकार को मजबूर होना पड़ा। मनीष जी, एक सवाल है, कल अरविंद केजरीवाल ने उसको जातीय शब्द का इस्तेमाल किया, बनिया शब्द का इस्तेमाल किया। क्या लगता है कि वोट हासिल करने के लिए ऐसे जगह पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल, पहली बात तो ये कि किसी की भी कोई जाति कोई अपमान तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्मा है और वो उस परिवार का नाम ले रहा है, और वो भी एक विशेष संदर्भ में कि 1000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को फ़ायदा हुआ ईमानदारी की सरकार का, और उसमें से 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी के माध्यम से दिल्ली के 83% बिजली उपभोक्ताओं को आधे दाम पे बिजली उपलब्ध करा दी गई। तो 1000 करोड़ के फायदे से 200 करोड़ रुपए अगर दिल्ली की जनता के बीच आधे बिल करके दे दिए गए, तो इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये बात उन्होंने अपने पारिवारिक उसमें कही कि मैं तो बनिया परिवार से जन्मा हूं, इसमें गलत क्या है। लेकिन बार बार नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला वो कहते रहे हैं चुनाव के वक्त भी, लोकसभा चुनाव के वक्त भी। ना चाय बेचने वाला मोदी जी का अपमान है, ना अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मैं बनिया परिवार से आता हूँ। मैं जिस परिवार से आता हूँ, योगेंद्र भाई जिस परिवार से आते हैं, हम में से बहुत लोग अपने परिवार की बात करते हैं, इसमें कौन सा गलत हो गया। सर, इसे लेकर के क्या जाति को लेकर दिल्ली में राजनीति शुरू हो रही है, करीब 20% के आसपास दिल्ली में बनिया समुदाय की लोग हैं। ये तो आप लोगों का इंटरप्रिटेशन है। इसने प्रॉफिट और नुकसान की बात कही थी, आप किधर लेके जा रहे हैं वो आपका वो सर, है। मेरा एक सवाल इमरजेंसी सर्विसेज जो सड़कों पर चलती है, अभी सवाल जवाब हो जाए उसके बाद एक और घोषणा करनी है। अभी एक और खबर आई है, उसके बारे में कुछ बोलना है। एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, पीसीआर हो, बार को जाम का सामना करना पड़ता है, समय से नहीं पहुंच पाती। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी या मैनिफेस्टो के जरिए इन सर्विसेज को लेकर कुछ गंभीरता दिखाएगी? मुझे लगता है कि दिल्ली में इमरजेंसी सर्विसेज को लेके, ओवरऑल दिल्ली के ट्रैफिक को लेके बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और इमरजेंसी सर्विसेज, खासतौर से एम्बुलेंस या इस तरह की फायर ब्रिगेड की सर्विसेज हों, तो उनके लिए तो बहुत अलग से लेंस की भी जरूरत पड़े तो वो भी बनाई जानी चाहिए। लेकिन ऑफ हैंड आपने अचानक से ये पूछा है, और इस पर क्योंकि अलग मतलब हम जब काम कर रहे होंगे या कभी आप बताइए, उस पर पूरी बात कर सकते हैं अलग से बैठ के। पार्टी का क्या हमने जब इस पे मुहिम चला रखी है कि किस तरीके से इन गाड़ियों को दिक्कत होती है, आपको कोई ओवरटेक बिल्कुल होनी चाहिए। होता है, कोई पहली बात साइड तो नहीं दे रहा होता है। सिविक सेंस 2000 का चालान का भी प्रोविजन किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में।